नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 5। यूनिट 1 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत। यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत इससे पहले आप लोगों की 4 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा सिलेबस की भी आपकी क्लास आ चुकी थी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आपका विद्यार्थी पर आधारित। तो विद्यार्थी पर आधारित हमारा टॉपिक रहेगा और शिक्षण अभिवृत्ति की आपकी 5वीं क्लास है और दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक टॉपिक भी कंप्लीट करा चुका हूं, उसकी 2 क्लासें कराई। इसके अलावा 2 उसके मैंने एमसीक्यू भी आपके करा दिए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं भाई क्या है आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या होती है, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं उसके अंदर क्या क्या होती हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे शिक्षार्थी कौन होता है, यानी कि विद्यार्थी या लर्नर, सीखने वाला कौन होता है। शिक्षार्थी मतलब लर्नर यानी कि सीखने वाला, जो सीखने वाला होता है यानी कि छात्र, वो कौन होता है। शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है, इसमें दिया गया है आपका परिभाषा। शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है जी। शिक्षार्थी उसको कहा जाएगा जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से एक्टिव होकर भाग लेता है। वह न केवल जानकारी प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और कौशल में परिवर्तन भी लाता है। अपने व्यवहार में, दृष्टिकोण में और कौशल में भी परिवर्तन लाता है। यानी कि जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में, उसके नेचर में, उसकी बोलचाल में, उसकी संस्कृति में, उसके जो है आपका चलने फिरने के ढंग में, हर चीज में उसके परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। यानी कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा और जब वो स्कूल में जाता है, कुछ सीखता है, तो सीखने के बाद उसकी जो है एक्टिविटी बिल्कुल भिन्न हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। इसके बाद हर विद्यार्थी अपनी रुचि, समझने की गति और सामाजिक व भावात्मक स्थिति तथा पृष्ठभूमि और अधिगम शैली के अनुसार कुछ ना कुछ जो है हर विद्यार्थी से अलग होता है। यानी कुल मिलाकर प्रत्येक जो विद्यार्थी होगा उसकी रुचि अलग होगी अन्य विद्यार्थी से, समझने की गति और समझने की क्षमता जो होती है उसकी वो भी अलग होती है। इसके अलावा सामाजिक और भावात्मक स्थिति जो होती है, घर घर की स्थिति, यानी कि प्रत्येक घर की कंडीशन अलग अलग होती है, तो वो भी अलग मिलेगी आपको। और उसकी पृष्ठभूमि भी अलग रहती है, यानी कि उसका जो रहन सहन है, खान पीन है, उसका जो परिवार है वो भी अलग मिलेगा आपको। इसलिए हर विद्यार्थी जो होगा वो क्या होता है, हर विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी से या शिक्षार्थी से अलग होता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षार्थी की सामान्य जो विशेषताएं होंगी वे कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है भाई। चलो ये देखते हैं। एक टैली में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, एक तरफ उसकी विशेषता दी गई है और एक तरफ उसका विवरण मैंने डिटेल से इसमें बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इस बार हम लोग जो है पूरे डिटेल से, बहुत विस्तार से यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 जो हिस्ट्री वाला मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं, दोनों के दोनों पोर्शन इतने डीप में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत डीप लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि इस बार जो है आपका आसानी से यूजीसी नेट आपका जो, और हो सकता है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा अगर मेहनत करेंगे तो जेआरएफ भी उनका आसानी से हो जाएगा। और रही बात इस बात की, जून 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था हिस्ट्री वालों का, मैं बता दूं आपको, उसमें अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है, क्योंकि लगभग जितने भी बच्चों ने अब तक का कमेंट किया है सब लगभग जो है हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 40 से 50 के बीच में नंबर रहे हैं ज्यादातर बच्चों के। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे रहे जो, मुझे लगभग जो है 150 से 200 बच्चों ने कमेंट किया था, तो उनके आसपास जो नंबर आए हैं वे लगभग आपके 40 से 45 या 50 के आसपास रहे हैं, और पेपर 1 में उनके 25 से 30 या 35 के आसपास तक नंबर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार हिस्ट्री की आपकी कट ऑफ जो है नीचे रहने वाली है। पहली बार ऐसा होगा कि इतिहास की कट ऑफ थोड़ी आपकी डाउन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इस बार 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में, यानी कि आपका 7 दूनी 14, 140 या 150 या 160 के आसपास तक आपकी मेरिट रह जाए यूजीसी नेट की। ठीक है, तो उम्मीद है कि उतनी ही नेट अब की बार रहेगी, क्योंकि अब की बार थोड़ा पेपर जो है बहुत डीप ही, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन जो पूछा गया था बहुत टफ आपके एग्जाम आया था। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार हम लोग जो है हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत डीप उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1 में भी मैंने आपको इसी बात को देखते हुए बहुत ज्यादा डीप अब की बार जो है बहुत ज्यादा डीप आपका पोर्शन इसमें लिया है, बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल डिटेल से इसमें करेंगे। और इसके साथ साथ ही एमसीक्यू तथा पीवाईक्यू भी मैं आपके साथ साथ कराते चलूंगा भाई इसमें। ठीक है, चलिए तो शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं।
देखिए भाई, सबसे पहले दिया गया है आपका उद्देश्य व्यवहार। ठीक है, उद्देश्य पूर्ण व्यवहार शिक्षार्थी का सबसे पहली जो विशेषता है वो होती है उद्देश्य पूर्ण व्यवहार। इसमें क्या होगा, शिक्षार्थी का व्यवहार किसी उद्देश्य, जैसे मान लो परीक्षा पास करना, ज्ञान अर्जित करना आदि की पूर्ति इसमें होती है। इसमें क्या होगा, उद्देश्य पूर्ण व्यवहार में शिक्षार्थी क्या करता है, एक तो ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है, इसके अलावा परीक्षा पास करता है और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर उसको कहा जाएगा उद्देश्य पूर्ण व्यवहार। दूसरा दिया गया है आपका संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता। संज्ञानात्मक क्षमता में क्या है कि आपका सोचने समझने और तर्क करने यानी कि लॉजिकल, ठीक है, तर्क करने और निर्णय लेने की योग्यता इसमें शामिल की जाती है। संज्ञानात्मक मतलब अपने दिमाग से बच्चा किसी भी चीज को, किसी भी विषय को समझने का प्रयास करता है, उस पर तर्क लगाता है, उस पर जो है लॉजिक लगाता है, या फिर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो उसको कहा जाएगा क्या, संज्ञानात्मक क्षमता उसको कहा जाएगा। इसके बाद भावात्मक प्रतिक्रिया। तीसरा जो टॉपिक दिया गया इसमें भावात्मक प्रतिक्रिया दिया गया है। तो भावात्मक प्रतिक्रिया में क्या होगा, भावात्मक प्रतिक्रिया में बच्चा क्या होगा, सीखते समय उत्साह दिखाता है, मोटिवेशनल दिखाता है, या फिर उसको भय होता है, जिज्ञासा होती है, या जैसी भावनाएं सक्रिय रहती है उसके अंदर। क्या होगा, एक तो सीखने की उसके अंदर जो है सीखते समय उत्साह रहता है, यानी कि मान लो उसके अंदर अगर मोटिवेशनल है तो वो सीखते समय जो ना किसी चीज को सीखने में उत्साह दिखाएगा। या फिर इसका जो है ना, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चा उस काम को सीखने में या उस कार्य को करने में भय भी दिखा सकता है, जिज्ञासा दिखा सकता है, उसकी कितनी रुचि है उसमें। तो आदि भावनाओं को शामिल किया जाता है किसमें, भावात्मक प्रतिक्रिया में। आदि भावनाओं को प्रतिक्रियात्मक, ठीक है, वो सॉरी भावात्मक प्रतिक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके बाद सामाजिक प्रभाव क्या होगा, सामाजिक प्रभाव इसमें होता है, बच्चे की एक विशेषता होती है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो इसमें आएगा सहपाठी परिवार। जैसे मान लो एक तो परिवार हो गया, ठीक है, परिवार से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, समाज से प्रभावित होकर बहुत सारी चीजें सीखता है, और स्कूल में जब जाता है तो अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर जब वहां से पढ़ता है तो वहां भी बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता है एक बच्चा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उस पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव भी एक प्रकार की विशेषता होगी। दूसरी अगर बात करें तो इसके बाद दिया गया आपका विकासशील प्रवृत्ति, यानी कि एक बच्चे की विकासशील प्रवृत्ति। देखिए, छात्र जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, उसका विकास होता रहता है। तो विकासशील प्रवृत्ति रहती है, समय के साथ मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से एक बच्चे का विकास होता रहता है। जैसे मान लो उसके दिमाग की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, शरीर भी बढ़ता चला जाएगा, सामाजिक जो है ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बच्चे का मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो विकासात्मक प्रवृत्ति भी शिक्षार्थी की एक प्रकार की विशेषता है। ठीक है भाई, चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे, आगे देखते हैं क्या दिया गया। शिक्षार्थियों को दो प्रकार के मुख्य वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। ठीक है, शिक्षार्थियों को दो प्रकार के आपके जो है दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक, एक तो होता है आपका किशोर शिक्षार्थी। किशोर शिक्षार्थी माना गया किसको भाई, जो 12 से 18 वर्ष का बच्चा होता है। 12 से 18 वर्ष का जो छात्र होगा या शिक्षार्थी जो होगा उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा आपका किशोर शिक्षार्थी। किशोर शिक्षार्थी उसको कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक का जो छात्र होता है उसको किशोर अवस्था में उस बच्चे को कहा जा सकता है, या किशोर शिक्षार्थी या किशोर स्टूडेंट उसको कहा जा सकता है। कौन से बच्चे को, जो आपका 12 से 18 वर्ष का होगा, 12 से 18 वर्ष का होगा। और कक्षा की अगर हम बात करें तो कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक इस प्रकार के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको कहा जाएगा क्या, किशोर शिक्षार्थी। एग्जाम में पूछता है कई बार कि किशोर शिक्षार्थी जो होगा, जो किशोर लर्नर जो होगा, विद्यार्थी जो होगा, उसकी एज कितनी होती है, तो 12 से 18 वर्ष के बीच, लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच उसकी एज रहने वाली है। अब इसके बाद पूछ सकता है आपसे एडल्ट, यानी कि वयस्क शिक्षार्थी। वयस्क शिक्षार्थी की एज कितनी होगी भाई, 18 प्लस, जैसे कि आप लोग सब हो चुके हो। ठीक है, तो आप क्या हो, आप हो वयस्क शिक्षार्थी, यानी कि कुल मिलाकर 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। इसमें क्या होगा, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल लोग इसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर वे व्यक्तियों, उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो कक्षा 12 से अधिक आयु के, सॉरी कक्षा जो ग्रेजुएशन या उसके बाद के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बीएड वगैरह करते हैं, जैसे मान लो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं में आएंगे, आप आ जाओगे कॉलेज छात्र। इसमें कौन आएंगे, इसमें आ जाएंगे कॉलेज छात्र। कॉलेज छात्र के अलावा और कौन आएंगे, प्रोफेशनल वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल जो लोग हैं, जैसे मान लो कोई बीएड कर रहा है, कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, कोई आपका जो जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आपका ये मान सकते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है। तो वे सारे के सारे आपके आएंगे किसमें, वे आएंगे वयस्क शिक्षार्थी में। वयस्क शिक्षार्थी में उनको शामिल किया
जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। शिक्षार्थियों को दो वर्गों में बांटा गया है, किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी। किशोर शिक्षार्थी आपके 12 से 18 वर्ष के होंगे और इसमें शामिल होंगे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चे। इसके अलावा वयस्क शिक्षार्थी में शामिल होंगे 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जैसे कि आप सब हो। ठीक है, इसमें आ जाएंगे कैसे कॉलेज छात्र, प्रोफेशनल वयस्क शिक्षा, जैसे मान लो कोई बीएड कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई आपका यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, कोई आपका नीट की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। मतलब जो अलग अलग डिफरेंस जो है आपका ग्रेजुएशन या उसके बाद के बच्चों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया वो दिया गया है आपका किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। किशोर शिक्षार्थी की और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होगी। मैंने आपको बताया किशोर शिक्षार्थी उसको माना जाएगा जिसकी एज क्या होगी 12 से 18 वर्ष के बीच, उसको किशोर शिक्षार्थी माना जाएगा, और वयस्क 18 प्लस के बच्चे को माना जाएगा। अब इनकी विशेषता देखनी है भाई। इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो किशोर शिक्षार्थी की जो विशेषताएं होती हैं वो एक तो होगी आपकी शैक्षिक अपेक्षाएं। शैक्षिक अपेक्षा क्या है, ठीक है, शैक्षिक अपेक्षाएं क्या है, ठीक है, इनके एजुकेशनल एक्सेप्टेशन, ठीक है, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की तीव्र इच्छा होती है। इस प्रकार के बच्चे में जो 12 साल से 18 साल का जो बच्चा होता है उस बच्चे में जो है नई नई चीजों को सीखने की, नई नई चीजों को सीखने की, नई नई चीजों को ग्रहण करने की एक अलग ही जिज्ञासा होती है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है शिक्षक से स्पष्ट और रोचक व्याख्या की अपेक्षा की जाती है। यानी कि अध्यापक जो है बच्चों को डिटेल में समझाए, विस्तार से समझाए, ताकि उस बच्चे की पूरी तरह से वो चीजें समझ में आ जाए और उसकी जिज्ञासा और भी जो है उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाए, क्योंकि उसके अंदर जो है सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, बहुत तेजी से होती है, किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखने का प्रयास करता है। तो ये इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है आपका उदाहरण, ठीक है, यदि भौतिक विज्ञान का अध्यापक गति का उदाहरण देकर मोबाइल गेम से दे, गति का उदाहरण मोबाइल गेम से दे तो छात्र अधिक रुचि लेकर सीखते हैं। मान लो मैं आप लोगों को जो है किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, और मैं आपको अगर उस फॉर्म को भर के दिखाऊं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर स्क्रीन पर लाकर दिखा दूं कि किस तरह से भरा जाएगा उसको, तो आपकी क्या होगी रुचि, आप बहुत तेजी से उस चीज को सीखोगे। तो कुल मिलाकर यदि इसमें एग्जाम्पल दिया गया, यदि भौतिक विज्ञान का एक अध्यापक गति का उदाहरण दे रहा है किससे, मोबाइल गेम के माध्यम से जो है उसको चलाकर दिखा रहा है, कोई वीडियो को, कोई जो है कोई गाड़ी या कोई ट्रेन या कोई कार को चलाकर दिखा रहा है, तो छात्र ऐसा क्या करेंगे उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेकर उसको स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तो रहेगा क्या शैक्षिक अपेक्षाएं, यानी कि बच्चों के अंदर जो है जिज्ञासा अधिक जागती है। इसके बाद सामाजिक व भावात्मक अपेक्षाएं होती है, दूसरी सामाजिक और भावात्मक अपेक्षाएं या विशेषता भी इसको कहा जा सकता है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा देखते हैं जी। इसमें देखिए शिक्षा जो है साथियों के समूह की स्वीकृति, यानी कि क्या जो है सामाजिक या भावात्मक अपेक्षाओं में क्या किया जाता है। मान लो जो है कोई छात्र है तो छात्र क्या करेगा, अपने ग्रुप के साथ रहेगा, अपने जो है सहपाठियों के साथ में रहेगा, अपने साथियों के साथ रहेगा, उनके साथ में खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और अन्य भी बहुत सारे काम करता है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या रहेगा, साथियों के समूह की स्वीकृति, यानी कि कुल मिलाकर ग्रुप के साथ में बच्चा रहना पसंद करता है, एक ये विशेषता होती है। दूसरा क्या हुआ, शिक्षक से सम्मान, प्रोत्साहन और समझ की आशा करता है। यानी कि मान लो जो है कोई आपका बच्चा है, किशोर बच्चा है, 12 साल से 18 साल का जो बच्चा है, वो उम्मीद करता है, वो उसकी इच्छा रहती है कि जो है टीचर या माँ बाप उसकी तारीफ करेंगे, उसका जो है उसको प्रोत्साहन देंगे, आगे समझे। तो उसके जो है ऐसा बच्चा जो होता है वो सम्मान और प्रोत्साहन तथा समझ की आशा रखता है कि जो है अध्यापक मुझे अच्छी तरह से समझाएगा, अध्यापक मुझे प्रोत्साहित करेगा, या फिर मुझे सम्मान देगा, या फिर मेरी तारीफ करेगा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा भावात्मक अस्थिरता, जैसे जल्दी से गुस्सा आना, निराश हो जाना। मान लो बच्चा जो है, बच्चे के नंबर कम आ गए, ठीक है, बच्चे के किसी एग्जाम में नंबर कम आए तो वो क्या होगा, निराश हो जाएगा, ठीक है, या मान लो किसी ने उसको कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह की इसमें भावात्मक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। इसके अलावा उदाहरण की अगर हम बात करें, इसमें एक छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी में असफल होने के डर से चिड़चिड़ा हो जाता है। मान लो किसी बच्चे को डर है भाई इस बार जो है इंटर का एग्जाम है और आपको जो है ना बहुत ज्यादा तैयारी करनी है और उतनी तैयारी वो नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या रहेगा, उसे डर हो जाएगा कि यार तू कहीं असफल ना हो जाए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, उसकी मानसिक तनाव उसका बढ़ जाएगा और चिड़चिड़ा टाइप का उसका हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा, एक दूसरे के साथ लड़ेगा, अच्छी तरह से बात नहीं करेगा, खाना पीना नहीं खाएगा। तो कुल मिला के ये सारी एक्टिविटीज में देखने को मिलती है। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे है संज्ञानात्मक अपेक्षाएं। संज्ञानात्मक अपेक्षाओं की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच का विकास होता है। यानी कुल मिलाकर बच्चा जो है अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से, अपनी जिज्ञासा से
कुछ करने की सोचता है, अलग अलग मोटिवेशनल के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है, अलग अलग कुछ कार्य करने के बारे में सोचता है कि भाई जो ना एक अलग तरीके से कुछ कार्य करूं। जैसे मान लो कोई किसी चीज को कर रहा तो वो उसको अलग तरह से करने का प्रयास करेगा, यानी कि उसका विश्लेषण करेगा और तार्किक यानी कि उसमें दिमाग लगाएगा और दिमाग लगाकर कुछ नया करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा दूसरा है कल्पना शक्ति तेज होती है। ऐसे प्रकार के बच्चों की कल्पना शक्ति यानी कि ये बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, ख्यालों में सोचते हैं कि भाई जो ना मैं जो है इंटर पास करने के बाद ठीक है बीए करूंगा, बीए करने के बाद यूजीसी नेट की तैयारी करूंगा, सॉरी एमए करूंगा, एमए करने के बाद यूजीसी नेट की तैयारी करूंगा, उसके बाद यूजीसी नेट क्लियर कर लूंगा, जेआरएफ करूंगा, पीएचडी करूंगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरह की कल्पना शक्ति उनकी बहुत तेज होती है, बहुत जो है ज्यादा सोचते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह आयु वर्ग अब केवल याद नहीं करता। ठीक है, इस आयु में यानी कि कुल मिलाकर 12 से लेकर जो 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, ये रटते नहीं किसी चीज को। ठीक है, रटते नहीं, केवल याद नहीं करते। ठीक है, याद नहीं करते बल्कि क्यों और कैसे भी पूछते हैं कि भाई ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, यानी कुल मिलाकर तर्क भी लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उनका आंसर भी देते हैं और उनको नई नई प्रकार से करने का प्रयास भी करते हैं। तो कुल मिलाकर संज्ञानात्मक विशेषताएं भी इसमें कहा जा सकता है या अपेक्षाएं भी इसमें कहा जा सकता है। इसके बाद अगला जो आपका दिया गया व्यक्तिगत भिन्नताएं, इस प्रकार के बच्चे में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेगी। कुछ छात्र बहुत तेज होते हैं और कुछ छात्र बहुत धीमे होते हैं। मान लो कोई बच्चा है बहुत ज्यादा पढ़ने में जो ना एक्टिव है, बहुत आपका जो ना तेज है, पढ़ने में एक्टिव है, तो वो जो है प्रत्येक बच्चे को पीछे छोड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीमे हैं, उनका जो ना मोटिवेशनल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वे धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक बच्चा तो बहुत ज्यादा होशियार मिल जाएगा, एक बच्चा बहुत ज्यादा डाउन मिल जाएगा, एक बच्चा मीडियम मिलेगा। तो कुल मिलाकर अलग अलग बच्चों की इसमें अलग अलग भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। कुछ को चित्रों को समझना अच्छा लगता है, कुछ को आपका कहानी सुननी अच्छी लगती है, कुछ को आपकी पुस्तकें लिखना अच्छी लगती है, कुछ को मैथ अच्छा लगता है, कुछ को साइंस अच्छी लगती है। कुल मिलाकर इस एज में, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग पसंद होती है। तो कुछ बच्चे चित्रकारी में अच्छे होते हैं, उन्हें जो ना चित्रकारी करना अच्छा होता है। कुछ बच्चे फिल्म देखने जो है फिल्म देखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो ना नाटकों में भाग लेना पसंद करते हैं, कुछ क्या करेंगे, कुछ कहानी सुनाना पसंद करते हैं, कुछ कहानी सुनना पसंद करते हैं, कुछ पुस्तकें लिखना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल खेलना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत भिन्नताएं इसका जो है इस एज में आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, एक छात्र गणित में बहुत तेज है पर हिंदी में बहुत कमजोर है, तो यह संज्ञानात्मक अंतर है उसका। कैसा अंतर है, संज्ञानात्मक अंतर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस प्रकार के भिन्नताएं बच्चे को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, आज की जो क्लास थी हम लोगों की, इसमें मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक बताए हैं उसमें एक बार फिर से दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूं आपको। ठीक है, तो हमने जो है बच्चे के बारे में देखा है। ठीक है, और बच्चे में भी हमने सबसे पहले किशोर अवस्था के बच्चे को देखा है, शिक्षार्थी के बारे में बात की हमने। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक था हमारा शिक्षार्थी की विशेषताएं, इसमें किशोर और वयस्क दो प्रकार के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने किशोर अवस्था के जो बच्चे थे, 8 से 18 साल तक के बच्चे जो थे, उनके बारे में बात की। ठीक है, उनकी आपकी क्या जो है शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत जो भिन्नताएं थी, उनके बारे में बात की। कल की जो क्लास में हम देखेंगे, वो देखेंगे हम क्या, आपके जो वयस्क बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या भिन्नताएं मिलती हैं, उनके अंदर क्या क्या जो है विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि शिक्षार्थी कौन होता है। तो शिक्षार्थी एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, उसको शिक्षार्थी कहा जाएगा। और वह न केवल जानकारी प्राप्त करता है बल्कि व्यवहार, दृष्टिकोण, कौशल, ठीक है, आदि में भी परिवर्तन लाता है। तो उसकी रुचि में, समझने की गति में, सामाजिक भावात्मक स्थिति में, इसके अलावा पृष्ठभूमि और अधिगम शैली में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग। तो यहाँ पर आपका कुछ बच्चों की विशेषता दी गई थी, जैसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार रहेगा उनका, संज्ञानात्मक क्षमता की बात की हम लोगों ने, भावात्मक प्रतिक्रिया देखी, और सामाजिक प्रभाव यानी कि सहपाठी का प्रभाव, समाज का प्रभाव, परिवार का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। विकासशील प्रवृत्ति यानी कि बच्चा जो है हमेशा विकास करता रहता है, उसका मानसिक, सामाजिक, भौतिक और आपका जो है ना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास और शारीरिक विकास भी होता रहता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हमने देखा दो प्रकार के बच्चे देखे हमने, किशोर विद्यार्थी देखे और फिर वयस्क विद्यार्थी देखे। आज हमने जो बात की डिटेल से, हमने किशोर विद्यार्थियों के बारे में बात की। किशोर विद्यार्थी जो होते हैं 12 से 18 साल के होते हैं, और ये कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक देखने को ज्यादातर मिलते हैं आपके। ठीक है, 99% आपके जो इस एज के जो बच्चे मिलेंगे वो कक्षा 7 से कक्षा 12 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो 12वीं से भी पहले कर रहे हैं, यानी कि 16 साल में, 17 साल में आपकी कक्षा 12 आपका कर लेते हैं, बहुत कम होते हैं, ऐसे अपवाद होते हैं। ठीक है,
तो ज्यादातर जो आपको मिलेंगे इसमें कक्षा 7 से कक्षा 12 के बच्चे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वयस्क जो आपके शिक्षार्थियों की हमने बात की, विद्यार्थियों की जो बात की, तो वे मिलेंगे 18 साल से अधिक के लिए। इसमें क्या रहेगा, कॉलेज के बच्चे रहेंगे, यानी कि जो एमए कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, ठीक है, बीबीए कर रहे होंगे, बीसीए कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, एलएलबी कर रहे होंगे, या प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे होंगे, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपका पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर लॉ की तैयारी, कुछ ना कुछ तैयारी वे कर रहे होंगे, उनको कहा जाएगा क्या, वयस्क शिक्षार्थी। ठीक है, तो आज हमने जो बात की वो किशोर शिक्षार्थियों की विशेषताओं के बारे में बात की। किशोर शिक्षार्थियों की एक तो शैक्षिक अपेक्षाएं होती हैं, जिज्ञासा और जानने की जो इच्छा होती है इनकी, वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, और बहुत रोचकता से वे लोग उस चीज को सीखने की अपेक्षा रखते हैं और शिक्षक से स्पष्ट और रोचक व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमने देखा सामाजिक और भावात्मक अपेक्षाएं, यानी कि शिक्षक जो होता है, ठीक है, जो शिक्षार्थी जो होता है, ठीक है, शिक्षार्थी जो होता है वो एक तो अपने साथियों के ग्रुप में बनाकर रहता है, यानी कि समूह में रहता है, ग्रुप बनाकर रहता है। दूसरा क्या है कि वो आपका जो ना, वो उम्मीद करता है कि शिक्षक जो है उसका सम्मान करे, उसकी तारीफ करे, उसको प्रोत्साहन दे, उसको अच्छी तरह से समझाए, ऐसी आशा रहती है बच्चे की, ठीक है, शिक्षक से। दूसरा भावात्मक अस्थिरता, यानी कि जल्दी से गुस्सा आता है और बहुत जल्दी निराश भी हो जाता है। कई बार जो है ना बहुत तेजी से मोटिवेशनल भी हो जाता है, और कई बार जो है उसका मोटिवेशनल यानी कि वो भी आपका डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा रहेगा। इसके अलावा सी में हमने देखा संज्ञानात्मक उपेक्षाएं, संज्ञानात्मक अपेक्षाएं, ठीक है, इनके विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच का विकास। ऐसे में क्या होता है कि इस एज में बच्चे का जो है माइंड जो होता है ना, बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। वो जो है प्रत्येक चीज के बारे में विश्लेषण करता है, ठीक है, तर्क लगाता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उनको याद करता है, और याद करने के साथ साथ ये भी सोचता है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो प्रश्न भी पूछता है बहुत तेजी से, ठीक है, प्रश्न भी इसमें पूछता है ज्यादातर बच्चा। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बात की, कुछ छात्र बहुत तेज होते हैं, और कुछ जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, शिक्षार्थी जो होते हैं, वे बहुत जो है धीमे होते हैं। यानी कुल मिलाकर कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत तेजी से किसी चीज को एडॉप्ट कर लेते हैं। मान लो उसको कोई सवाल समझाया तो बहुत तेजी से समझ गया, दूसरा सवाल आसानी से कर लेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसको 3-4 बार समझाओगे, 4-5 बार समझाओगे, जब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर सभी प्रकार के बच्चे इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों को चित्र बनाना पसंद होता है, कुछ को आपका क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ को जो है मूवी देखना अच्छा लगता है, कुछ को आपका जो है ये मान लो कि नाटक में भाग लेना अच्छा लगता है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग प्रकार की रुचि इसमें रख सकते हैं। एक छात्र गणित में तेज हो सकता है, या फिर वो हिंदी में आपका धीमा भी हो सकता है, कमजोर हो सकता है। तो क्या रहेगा, ये संज्ञानात्मक अंतर रहेगा इस तरह का, ठीक है। तो ये थी भाई आज की आप लोगों की क्लास, ठीक है। दोबारा से मैंने आपको इसको रिपीट भी कर दिया, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो उसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और यदि देखो आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, ठीक है। चलते हैं जी, चलिए नमस्कार। क्लास को करते हैं भाई समाप्त।